दिल्ली एनसीआर में पिछले 1-2 दिन से AQI थोड़ा सा गिरा था। ऐसा लगा कि अब राहत मिल रही है, लेकिन आज सुबह फिर प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ था। AQI 500 से ऊपर था। लगता है हम बोलते रहेंगे, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। आप देख रहे हैं खबरें अनकही। आज हम बात करने वाले हैं रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की उस बयान की, जिससे क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों दोनों को झटका लग सकता है, और उस झटके की जो इटालियन डिजाइनर कंपनी प्राडा को लग चुका है जब उनकी चोरी पकड़ी गई। बात होगी कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज की ख्वाहिश लिए हर तरफ युद्ध रुकवाने की कोशिश तो कर रहे हैं, और सिर्फ कोशिश नहीं, दावे भी करते हैं, लेकिन कहीं शांति होती दिख नहीं रही। वैसे क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी है? इस बारे में भी बताऊंगी आपको, और साथ ही बताऊंगी उस चार्जशीट के बारे में जो जुबीन गर्ग के मामले में दाखिल की गई है। बहुत सी खबरें हैं जानने समझने के लिए, तो जुड़े रहिए अनकही के साथ। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने ऐसी ही बात छेड़ दी है। बात है क्रिकेट के मैदान के बाहर की उस दुनिया की जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती है। हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो है टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा का। रिवाबा एक कार्यक्रम में माइक पर बोल रही हैं और अपने पति की तारीफ कर रही हैं, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने बाकी पूरी टीम इंडिया को परेशान कर दिया और उनके फैंस को हिलाकर रख दिया। पहले सुनिए रिवाबा क्या कह रही हैं। મારા ઘરના છે એમને લંડન, દુબઈ, ઓસ્ટ્રેલિયા એ પ્રકારના દેશોમાં ફરવાનું થતું હોય, આજ દિન સુધી ભૂપેન્દ્રસિંહ બાપુ એમણે વ્યસનને ટચ નથી કર્યું। કોઈ પણ જાતનું વ્યસન છે, બાકી ટીમમાં બધા વ્યસન કરે છે, એમને કોઈ રોકટોક નથી, ઘરમાંથી બધી ફ્રીડમ છે। 12 વર્ષે ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા, ધારે બધું કરી શકે, પણ એક મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી તરીકે। अब आप सोचिए, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जब एक बड़े खिलाड़ी की पत्नी जो खुद एक जिम्मेदार पद पर है ऐसा दावा करती है, तो मन में सवाल उठना लाजमी है। क्या वाकई हमारे पसंदीदा खिलाड़ी विदेशों में जाकर वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? क्या टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम की बातें घर के बाहर लीक हो रही हैं? आज हम इसी बयान की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि क्रिकेटर्स की चकाचौंध भरी जिंदगी की असली सच्चाई क्या है। सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि रिवाबा जडेजा ने असल में कहा क्या। देखिए, ये एक पब्लिक इवेंट था जहां वो भाषण दे रही थी। अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए उन्होंने अपने पति रविंद्र जडेजा का उदाहरण दिया। उन्होंने गुजराती में जो कहा उसका हिंदी मतलब कुछ ऐसा है कि मेरे पति को खेलने के लिए लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में जाना पड़ता है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी नशे को हाथ नहीं लगाया। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यहां तक तो सब ठीक था। एक पत्नी अपने पति पर गर्व कर रही थी, उनकी तारीफ कर रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अगली लाइन में आया। उन्होंने आगे कुछ ऐसा इशारा किया जिसका मतलब निकलता है कि टीम के बाकी सारे खिलाड़ी तो गलत काम, यानी नशा करना या पार्टी करना या लड़कियों के साथ संबंध बनाना, ये सब करते हैं, लेकिन मेरे पति उनसे अलग है। बस यही वो लाइन है जिस पर बवाल मच गया है। रिवाबा ने शायद अपने पति को संस्कारी और अनुशासित दिखाने के लिए बात कही होगी, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने बाकी खिलाड़ियों के चरित्र पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या रिवाबा सच बोल रही है? क्या सच में हमारे खिलाड़ी विदेशों में जाकर ड्रग्स लेते हैं या गलत काम करते हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। देखिए, क्रिकेटर्स भी इंसान हैं। जब वो लंदन या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ का कल्चर भारत से बहुत अलग होता है। वहाँ पार्टी करना, देर रात तक बाहर रहना या ड्रिंक करना बहुत आम बात है। वैसे अब भारत में भी है, मेट्रोज में, मतलब सब जगह अब यही माहौल है, तो क्या करेंगे। कई बार मैच जीतने की खुशी में या लंबी सीरीज के दौरान रिलैक्स होने के लिए खिलाड़ी पार्टियों में जाते हैं। हमने कई बार सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज भी देखी हैं। लेकिन पार्टी करना और नशा करना, यानी ड्रग्स लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीसीसीआई दुनिया के सबसे सख्त क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है। खिलाड़ियों का समय समय पर डोप टेस्ट होता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर किसी खिलाड़ी ने कोई भी प्रतिबंधित नशा किया तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी
ड्रग्स लेता तो वो डोप टेस्ट में कभी ना कभी तो फंस ही जाता। इसलिए ये कहना कि बाकी सारे खिलाड़ी नशा करते हैं शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, वो पार्टी कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, जो कि गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ड्रग्स या नशे की लत वाली बात थोड़ी हजम नहीं होती। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर कि क्या रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी को बाकी खिलाड़ियों की बातें बताते हैं। देखिए, हर ऑफिस की तरह क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम भी एक प्रोफेशनल जगह मानी जाती है। वहां क्या बात हुई, किसने क्या किया, कौन किससे लड़ा, ये सब बातें लॉकर रूम कोड के तहत वहीं रहनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच बातें शेयर होती हैं। हो सकता है रविंद्र जडेजा ने कभी घर पर जिक्र किया हो कि आज फला खिलाड़ी ने पार्टी में ज्यादा पी ली थी या वो खिलाड़ी पूरी रात बाहर था। ये बहुत ही आम बात है। लेकिन जब यही घर की बात एक पब्लिक माइक पर आ जाती है तो वो गॉसिप नहीं बल्कि स्टेटमेंट बन जाता है। इससे टीम के अंदर एक अजीब सा माहौल बन सकता है। सोचिए, अब अगर रविंद्र जडेजा ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो क्या बाकी खिलाड़ी उनके सामने खुलकर बात कर पाएंगे? उन्हें डर लगेगा कि कहीं उनकी बातें फिर से किसी मंच पर ना बोल दी जाएं। एक टीम भरोसे पर चलती है और रिवाबा के इस बयान से उस भरोसे की डोर थोड़ी कमजोर जरूर पड़ सकती है। क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली को सुनकर अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। आप अक्सर सोचते होंगे कि खिलाड़ी 2-3 महीने के लिए बाहर रहते हैं तो क्या वो अकेले होते हैं? क्या अकेलेपन में वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं? पहले के जमाने में ये बड़ी समस्या थी। खिलाड़ी महीनों तक घर से दूर रहते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बीसीसीआई अक्सर दौरों पर खिलाड़ियों की पत्नियों और बच्चों को साथ जाने की इजाजत देती है। हालांकि इसी साल जनवरी में बीसीसीआई ने खराब प्रदर्शन के बाद परिवारों के साथ रहने की समय सीमा को थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी अब उतना अकेले नहीं होते जितना पहले हुआ करते थे। जब परिवार साथ होता है तो गलत काम करने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। इसके अलावा आज सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई खिलाड़ी किसी क्लब में या किसी लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए दिख जाए तो अगले ही मिनट उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। खिलाड़ियों को भी ये बात पता है। उनकी एक गलती उनका पूरा करियर खत्म कर सकती है। इसलिए आज के वक्त में खिलाड़ी अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। वो जानते हैं कि अब हर हाथ में कैमरा है। हालांकि इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर्स हमेशा दूध के धुले रहे हैं। कुछ गलत मामले सामने आए हैं, लेकिन वो बहुत या तो पुराने हो चुके हैं या छोटे स्तर पर थे। जैसे साल 2012 में मुंबई में एक रेव पार्टी में पुलिस रेड हुई थी, जहां कुछ आईपीएल के खिलाड़ियों जैसे राहुल शर्मा और वेन पार्नेल का नाम आया था। इसके अलावा प्रदीप सांगवान जैसे खिलाड़ी डोपिंग के चलते बैन हुए थे, लेकिन वो ड्रग्स से ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाइयों का मामला था। लेकिन अगर हम किसी बड़े खिलाड़ी की बात करें तो ऐसा कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है कि कोई बड़ा भारतीय खिलाड़ी विदेशों में ड्रग्स या लड़कियों के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हो। हाँ, अनुशासन तोड़ने या कर्फ्यू तोड़ने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन नशा और गलत काम जैसे भारी आरोप अब तक साबित नहीं हुए। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि रिवाबा जडेजा एक पत्नी होने के साथ साथ एक जन प्रतिनिधि भी हैं। अपने पति की अच्छाई बताने के लिए दूसरों को बुरा कहना शायद सही तरीका नहीं है। रविंद्र जडेजा निसंदेह एक बेहतरीन और अनुशासित खिलाड़ी हैं और उनकी लाइफस्टाइल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है। यहाँ एक खिलाड़ी की जीत पूरी टीम की जीत होती है और एक की बदनामी पूरी टीम की बदनामी। इस बयान से शायद रविंद्र जडेजा की इमेज घर में तो अच्छी हो गई हो, लेकिन उनके ऑफिस यानी ड्रेसिंग रूम में उनके लिए स्थितियां असहज हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक पत्नी को अपने पति की टीम के राज ऐसे खुले मंच पर खोलने चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक राजनेता का बयान था जिसे हमको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुवाहाटी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और ये कोई मामूली चार्जशीट नहीं है। ये पूरे 3,500 पन्नों का दस्तावेज है, जिसे 4 बड़े बक्सों में भरकर कोर्ट लाया गया। जिस मौत को शुरुआत में सिंगापुर में हुआ महज एक हादसा माना गया था, असम पुलिस उसे एक सोची समझी साजिश बता रही है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि आखिर उन 3,500 पन्नों में क्या राज छिपे हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तारीख थी 19 सितंबर 2025। जगह थी सिंगापुर। जुबीन वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए गए थे। खबर आई कि स्विमिंग के दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। उस वक्त सभी को लगा कि एक भयानक हादसा था।
सिंगापुर पुलिस ने भी अपनी शुरुआती जांच में यही कहा कि इसमें कोई फाउल प्ले या साजिश नहीं है, लेकिन तस्वीर तब बदली जब उनके फैंस ने सवाल उठाए, जांच की मांग की और फिर असम सरकार ने जांच का जिम्मा अपनी एसआईटी को सौंपा। फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि प्लेन एंड सिंपल मर्डर, यानी सीधी सीधी हत्या है। सीएम का कहना था कि जुबीन के साथ जो हुआ उसका मकसद जानकर पूरा असम चौंक जाएगा। इसी बयान के बाद एसआईटी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। जांच टीम ने करीब 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच की। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये हत्या है तो जिम्मेदार कौन है? एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया है, जिन पर आपराधिक साजिश, लापरवाही और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप हैं। इनमें 4 बड़े नाम हैं जो उस वक्त सिंगापुर में जुबीन के साथ थे या उनके करीब थे। सीएम ने खुद विधानसभा में श्याम कानू महंता, सिद्धार्थ शर्मा, अमृत प्रभा महंता और शेखर ज्योति गोस्वामी का नाम लिया था, जो अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस का मानना है कि सिंगापुर में उस यॉट ट्रिप के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब गेंद अदालत के पाले में है। 3,500 पन्नों में पुलिस ने क्या सबूत दिए हैं, ये तो ट्रायल के दौरान ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ये केस अब 2 देशों की पुलिस थ्योरी के बीच की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ सिंगापुर की एक्सीडेंट थ्योरी और दूसरी तरफ असम एसआईटी की मर्डर थ्योरी। जुबीन गर्ग सिर्फ एक कलाकार नहीं, नॉर्थ ईस्ट में एक इमोशन थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। जब ऐसे किसी शख्स की जान जाती है तो उनके चाहने वालों को सिर्फ क्या हुआ नहीं जानना होता है, क्यों हुआ इसका भी जवाब चाहिए होता है। उम्मीद है कि ये मोटी चार्जशीट कोर्ट में सिर्फ कागज का ढेर बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि जुबीन के परिवार और उनके करोड़ों फैंस को इंसाफ दिला पाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनकी वजह से दुनिया में 8 बड़े संघर्ष या युद्ध रुके हैं। वो खुले तौर पर यह भी दावा करते हैं कि इतनी शांति अगर उनके नाम है तो नोबेल प्राइज भी उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन यहां से असली सवाल शुरू होता है। ट्रंप जिस शांति की बात कर रहे हैं, क्या वो टिकाऊ है या फिर बस कुछ हफ्तों का सीज फायर जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है और एक फोटो ऑप? थाईलैंड और कंबोडिया का ताजा मामला इसी सवाल को और बड़ा कर देता है। कुछ ही हफ्तों पहले जो डील एक बड़ी सफलता की तरह पेश की गई, वहां आज गोलियां चल रही हैं और लोग मर रहे हैं। आज हम बात सिर्फ ट्रंप के दावे की नहीं, बल्कि उस पूरे मॉडल की करेंगे जिसमें एक ताकतवर देश बीच में आता है, डील कराता है और फिर चला जाता है। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर इस वक्त क्या हो रहा है, पहले इसकी बात करते हैं। कुछ समय पहले दोनों देशों ने फायरिंग रोकने पर सहमति जताई थी। ये तस्वीर ऐसे दिखाई गई जैसे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, लेकिन अब वही बॉर्डर फिर से धुएं और धमाकों से गूंज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई हिंसा में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अपने गांव छोड़कर सुरक्षित इलाकों की तरफ भागने पर मजबूर हैं। जो लोग कुछ समय के लिए अपने घर लौटने लगे थे, उन्हें फिर से सामान समेटकर निकलना पड़ रहा है। अब यहां समझना जरूरी है कि झगड़ा सिर्फ 2 देशों की सीमा पर एक लाइन का नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो विवाद है वो 2 प्राचीन मंदिरों के इर्द गिर्द घूमता है। दोनों देश कहते हैं कि ये मंदिर उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। यहीं से भावनाएं जुड़ जाती हैं और कोई भी सरकार पीछे हटना नहीं चाहती। मई में इसी विवाद की वजह से 5 दिन तक लगातार लड़ाई हुई, दर्जनों लोग मारे गए और लाखों लोगों को घर छोड़ने पड़े। ऐसे में अगर सिर्फ इतना हो कि बाहर से कोई ताकतवर नेता आए, दोनों से कहे लड़ाई बंद करो और कुछ दिनों तक गोलियां रुक जाएं, तो क्या उसे पक्का हल कहा जा सकता है? यहां से ट्रंप वाली कहानी शुरू होती है। ट्रंप की खास पहचान यह है कि वो खुद को डील मेकर कहते हैं। वो संघर्ष रोकने के लिए सबसे ज्यादा ट्रेड और पैसे का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो देशों से कहते हैं कि अगर तुम शांति रखोगे तो व्यापार बढ़ेगा, लेकिन अगर गोलियां चलती रहीं तो टैरिफ बढ़ जाएगा। कई देशों के लिए यह दबाव काम भी करता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में होती है। यही वजह है कि ट्रंप 8 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं। ट्रंप जिन 8 संघर्षों का जिक्र करते हैं, उनमें थाईलैंड कंबोडिया के साथ साथ आर्मीनिया, अजरबैजान, रुआंडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इजराइल ईरान, इजराइल हमास, इजिप्ट इथियोपिया, सर्बिया कोसोवो जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि वो तो ये भी दावा करते हैं कि भारत पाक युद्ध उन्होंने रुकवाया। गिनती करें
तो ये नंबर इंप्रेसिव लगता है। एक नेता कह रहा है कि मेरे समय में 8 जगह गोलीबारी रुकी। लेकिन अब इन्हीं संघर्षों को एक एक करके देखें तो तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखती। गाजा में उदाहरण के लिए हवाई हमले कुछ समय के लिए रुके जरूर, लेकिन जमीन पर असली शांति नहीं आ सकी। ना ही इजराइल की सेना गाजा से निकली है और ना ही आम लोगों की जिंदगी सामान्य हो सकी है। मतलब आसमान में प्लेन शांत हुए हैं, दिलों में डर और गुस्सा अब भी बचा है। इजराइल ईरान के मामले में भी कहानी सीधी नहीं है। यहां जो डील हुई उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये आरोप लगे कि सीजफायर की तस्वीर से पहले दोनों तरफ से गुप्त ऑपरेशन और जवाबी वार हो चुके थे। यानी ऊपर से दिखी शांति पर अंदर बहुत कुछ अनसुलझा ही रह गया। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच जो पीस डील साइन हुई उसे भी एक सफलता की तरह पेश किया गया। कागज पर लिखा गया कि दोनों पक्ष हिंसा रोकेंगे, मिलिशिया को कंट्रोल करेंगे और बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन थोड़े समय बाद ही खबरें आने लगी कि सीमा के पास फिर झड़पें बढ़ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप लौट आए हैं और सीज फायर बार बार टूट रहा है। सर्बिया कोसोवो में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुई बातचीत के बाद जरूर तनाव कुछ कम हुआ था। 5 साल से यहाँ करीब करीब शांति का दावा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी हालात ये नहीं है कि दोनों तरफ के लोग पूरी तरह निश्चिंत होकर कह सकें कि पुराना विवाद खत्म हो चुका है। यहाँ भी तनाव अंदर ही अंदर सुलगता रहता है और वक्त वक्त पर राजनीतिक बयानों से ये फिर सतह पर आ जाता है। यानी नतीजा ये हुआ कि जहां जहां ट्रंप ने डील करवाई वहां कुछ समय के लिए फायरिंग तो रुकी, लेकिन गतिरोध जारी रहा। अब आते हैं हमारे लिए सबसे संवेदनशील हिस्से पर, भारत और पाकिस्तान। ट्रंप ने दावा किया कि मेरे एक कॉल से युद्ध रुक गया, लेकिन भारत का स्टैंड यहां बिल्कुल अलग है। भारत शुरू से कहता रहा है कि कश्मीर हो या सीमा पर सीज फायर, ये सब मुद्दे केवल द्विपक्षीय हैं, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या मीडिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहां पर एक बेसिक चीज समझना जरूरी है। सीज फायर और पीस ये दोनों एक चीज नहीं है। सीज फायर का मतलब होता है अभी के लिए फायरिंग बंद, लेकिन शांति का मतलब होता है वो वजहें खत्म हो जाएं जिन पर लोग हथियार उठाते हैं। ट्रंप का मॉडल ज्यादातर सीज फायर पर टिकता है। दबाव बनाया, डील करवाई, तारीख तय हुई, कागज पर साइन हुए, मीडिया के सामने फोटो खिंच गई और कहानी खत्म हो गई। लेकिन असली टेस्ट तो उसके बाद शुरू होता है। क्या सीमा पर सैनिकों की तैनाती कम हुई? क्या हेट कैंपेन रुके? क्या बातचीत का कोई स्थायी रोड मैप बना? अगर नहीं तो फिर यह शांति नहीं, बस रुक रुक कर चलने वाला युद्ध है। थाईलैंड कंबोडिया का उदाहरण इसी बात को सबसे साफ तरीके से दिखाता है। एक तरफ फोटो ऑप वाली सीज फायर डील, दूसरी तरफ कुछ हफ्तों बाद फिर वही गोलियां, वही भागते हुए परिवार, वही रोते हुए बच्चे। इन्हीं युद्ध रुकवाने के दावों को लेकर ट्रंप ने खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग की थी। खुलकर ये कहते रहे हैं कि जब दूसरे नेताओं को शांति के नाम पर सम्मान मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। उनके समर्थक ये नैरेटिव बनाते हैं कि 8 युद्ध रुके, इतने देशों में फायरिंग थमी, फिर भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या शांति का अवार्ड सिर्फ इस बात पर मिलना चाहिए कि आपने कितनी जगह लड़ाई रुकवाई, या फिर यह भी देखा जाना चाहिए कि जहां आपने दखल दिया वहां 5-10 साल बाद क्या हालात है। 5-10 साल भी बहुत लंबा वक्त कह रही हूँ, 2 महीने 6 महीने बाद क्या हालात है। क्या वहां सच में समाज बदल रहा है या फिर ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स और इमेज बिल्डिंग का हिस्सा है। किसी भी सीज फायर की असली परीक्षा वहां के आम लोगों के लिए होती है, ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर रहने वाले किसान के लिए फर्क इससे पड़ता है कि क्या वो अपने खेत तक सुरक्षित जा पा रहा है या नहीं। रवांडा डीआरसी के गांव में रहने वाले परिवारों के लिए फर्क इससे पड़ता है कि मिलिशिया रात में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस रही है या नहीं। अगर डील के कुछ हफ्तों बाद ही लोग फिर से डर के साथ जी रहे हों, तो चाहे किसी ने कितनी भी बार हमने शांति करवाई कह दिया हो, जमीनी सच वही रहेगा जो आम आदमी महसूस कर रहा है। और यहीं से ट्रंप के मॉडल पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। ये डील ज्यादा किसके लिए थी? वहां रहने वाले लोगों के लिए या फिर किसी नेता के राजनीतिक नैरेटिव के लिए? तो सोचने वाली बात यह है कि क्या दुनिया को डील बेस्ड शांति चाहिए या ट्रस्ट बेस्ड शांति? क्या ये मॉडल जिसमें एक ताकतवर देश ट्रेड, टैरिफ और प्रेशर से दोनों पक्षों को कुछ समय के लिए चुप करा दे, सच में टिकाऊ है? या फिर हमें ऐसे मॉडल की जरूरत है जहां फैसले भले ही धीमे हों, मुश्किल हों, लेकिन उनसे पैदा होने वाला भरोसा लंबे समय तक टिका रहे। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए। करीब 45 साल पहले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की फिल्म सुहाग का एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था।
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन विलन से पूछते हैं कौन सी चप्पल है। जवाब मिलता है कोल्हापुरी। फिर अमिताभ पूछते हैं कितने नंबर की। जवाब कुछ भी हो, मगर ये महानायक के पैर से निकाली गई चप्पल ने साबित कर दिया था कि कोल्हापुरी सस्ती भले ही हो, मगर अपने आप में बिना शोरूम वाला बड़ा ब्रांड है। कोल्हापुरी चप्पल नफासत और अदा में किसी बड़े ग्लोबल ब्रांड से कम नहीं है। हाल ही में इटली के एक बड़े फैशन ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी जैसी एक सैंडल को 1 लाख रुपए से ज्यादा में बेचा। जैसे ही ऑनलाइन लोगों ने इसे देखा तो एक बड़ा विवाद शुरू हो गया और कई सवाल खड़े हुए। लेकिन अब उसी प्राडा ने अपनी गलती मानकर भारतीय कारीगरों के साथ डील फाइनल की है। क्या था ये विवाद और कैसे हिंदुस्तानियों ने इटली के फैशन ब्रांड को झुकने पर मजबूर किया, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इसको अच्छे से समझिए और सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं डील की। तो प्राडा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 सरकारी संस्थाओं लिडकॉम और लिडकार के साथ एक समझौता किया है, जिसे एमओयू साइन करना कहते हैं, जिसके मुताबिक अब प्राडा कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी बनाएगा, लेकिन क्रेडिट और वाजिब दाम देने के बाद। ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ फैशन की बात नहीं है, ये बात है हमारी पहचान की, हमारी कला की और हमारे कारीगरों के हक की। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा प्राडा मेड इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, सारा विवाद। जून 2025 में प्राडा ने अपना स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन दिखाया था ऑनलाइन। वहां कुछ सैंडल्स ऐसे दिखे जो हूबहू हमारी कोल्हापुरी चप्पलों जैसे लग रहे थे। डिजाइन वही, रंग रूप वही, लेकिन फर्क था कीमत का। हमारा एक अच्छी कोल्हापुरी चप्पल हम सबके पास होती है, एक जोड़ी तो कम से कम मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी परिवार में एक कोल्हापुरी चप्पल होती है, जिसकी कीमत क्या होती है 800 से 1000 रुपए, इतने मिल जाती है। लेकिन प्राडा की उस चप्पल की कीमत जानते हैं कितनी थी? लाखों रुपए में से, लगभग 1.25 लाख रुपए की चप्पल। जैसे ये तस्वीरें सामने आई, हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि ये तो चोरी है, ये हमारी संस्कृति, हमारे कारीगरों की मेहनत, सबका अपमान है। और इस विवाद की असली वजह थी जीआई टैग। अब आप पूछेंगे जीआई टैग क्या होता है? इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो एक तरह का कॉपीराइट है जो किसी खास जगह की किसी खास चीज को मिलता है, जैसे दार्जिलिंग की चाय या बनारस की साड़ी। कोल्हापुरी चप्पल के पास भी ये जीआई टैग है। इसका मतलब यह है कि कोल्हापुरी चप्पल के नाम पर कोई भी कहीं भी कुछ भी बनाकर नहीं बेच सकता। जब प्राडा ने बिना क्रेडिट दिए वैसी ही चप्पलें बेची तो आलोचकों ने कहा कि ये तो जीआई टैग का उल्लंघन है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्राडा का विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि क्रेडिट और पैसा हमारे कारीगरों को क्यों नहीं मिल रहा। जब विरोध हद से ज्यादा बढ़ गया तो प्राडा को झुकना पड़ा। अब उन्होंने तय किया कि वो कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित होकर जो भी बनाएंगे उसे भारत के कारीगरों और संगठनों के साथ मिलकर ही बनाएंगे। इसका मतलब है कि अब हमारे लोकल आर्टिस्ट को ग्लोबल पहचान मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिजाइन कॉपी करने का नहीं होगा। प्राडा भारतीय हस्तशिल्प को, यानी हमारे हैंडीक्राफ्ट को पूरी दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश करेगा। सोचिए, एक छोटे से गांव के कारीगर की बनाई चीज अब मिलान या पेरिस के बड़े शोरूम्स में दिखेगी और उस पर गर्व से लिखा होगा इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि जागरूकता कितनी जरूरी है। अगर हम अपनी धरोहर, अपने जीआई टैग्स को लेकर आवाज नहीं उठाते तो शायद बड़ी कंपनियां हमारा क्रेडिट ले जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये जीत उन कारीगरों की है जो पीढ़ियों से इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में संस्कृतियों का आदान प्रदान तो होगा ही, लेकिन ये लेन देन बराबरी का होना चाहिए। प्राडा का ये झुकना और अब ये कदम एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि इससे कोल्हापुरी चप्पलें बनाने वाले उन गुमनाम कलाकारों को सम्मान और दाम मिलेगा जिसके वो असली हकदार हैं। और ये बाकी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है। हिंदुस्तान का सामान चोरी करोगे तो जवाब देना पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा, जैसे प्राडा को झुकना पड़ा। पाकिस्तान में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। ये खबर सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन 100% सच है। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा का कोर्स शुरू हो चुका है। लाहौर यूनिवर्सिटी के गुरमानी सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में अब संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी। ये सेंटर खास तौर पर भाषाओं और साहित्य की पढ़ाई के लिए जाना जाता है। यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स अब संस्कृत के श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं,
यूनिवर्सिटी की प्लानिंग तो ये भी है कि आगे चलकर रामायण, गीता और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च की जाए। मतलब पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल्य मुल्क में लोग हमारी संस्कृति के इन अनमोल ग्रंथों को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? 1947 से पहले पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक था। पाकिस्तान हजारों सालों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहा है। मतलब कहें तो पाकिस्तान था ही नहीं, हिंदुस्तान था। वहां की धरती पर भी कभी संस्कृत बोली जाती थी। वहां भी हमारी संस्कृति के निशान हैं। लाहौर जैसे शहर कभी भारतीय शिक्षा और संस्कृति के बड़े केंद्र हुआ करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद धीरे धीरे सब बदल गया। पर अब कुछ लोग फिर से अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाह रहे हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये पूरी सभ्यता है। इसमें विज्ञान है, दर्शन है, साहित्य है, कला है, और जो लोग इसे सीखेंगे उन्हें अपने असली इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में बदलाव की ये पहली किरण नहीं है। इससे पहले इसी साल जुलाई में कराची शहर में एक थिएटर ग्रुप ने रामायण का मंचन किया था। पूरी दुनिया में खबर बनी थी। उस वक्त भी ये देखने को मिला था कि वहां के कुछ लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को जानना चाहते हैं, और वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान ही है। वो अपने पुरखों की कहानियों को समझना चाहते हैं, और अब संस्कृत का कोर्स शुरू होना इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। संस्कृत सीखने का मतलब है कि पाकिस्तान के युवा अब पुराने ग्रंथों को सीधे पढ़ पाएंगे। उन्हें किसी ट्रांसलेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब लोग रामायण, गीता और महाभारत को खुद पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इन किताबों में क्या लिखा है, इनमें कितनी गहराई है, कितने जीवन के सबक हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें समझ आएगा कि हम सब कभी एक ही संस्कृति का हिस्सा थे। ये भाषा की पढ़ाई नहीं है, ये एक सांस्कृतिक जुड़ाव की शुरुआत है। जब आप किसी की भाषा सीखते हैं तो आप उसकी सोच को भी समझते हैं, उसके जीने के तरीके को भी जानते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में अब भी बहुत से लोग इसका विरोध कर सकते हैं, बहुत से कट्टरपंथी लोग। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। राजनीतिक हालात भी अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में रुकावट बनते हैं। फिर भी शिक्षा के लिए ऐसे दरवाजे खुलना एक सकारात्मक संकेत है। जब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सोच बदलती है, नफरत कम होती है और समझदारी बढ़ती है। हमारे लिए भी ये खबर अहम है। संस्कृत हमारी विरासत है, और जब पाकिस्तान जैसे देश में से पढ़ाया जाएगा तो ये हमारी सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा। दुनिया देखेगी कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी और व्यापक है। साथ ही ये भी एक उम्मीद जगाता है कि शायद एक दिन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़े। शायद एक दिन हम सीमाओं को पार करके सिर्फ इंसानियत और ज्ञान की बात करें। लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत का कोर्स शुरू होना एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। जब भाषा सीखी जाती है तो दिल भी जुड़ते हैं। जब इतिहास को समझा जाता है तो नफरत की दीवारें गिरने लगती हैं। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये पहल कहां तक जाती है। क्या वाकई पाकिस्तान के युवा रामायण और गीता पर रिसर्च करेंगे? क्या वो संस्कृत के श्लोकों को समझकर अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे? फिलहाल तो ये तय है कि संस्कृत की गूंज अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि लाहौर के क्लासरूम्स में भी सुनाई देगी। तो खबरें अनकही में मेरे साथ आज इतना ही। चलते चलते एक वीडियो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया से आया है। इसे देखकर आपके भी हाथ पैर ढीले पड़ सकते हैं। स्काई डाइवर प्लेन से छलांग लगाने की तैयारी में था। जैसे ही उसने जंप करने के लिए कदम बढ़ाया, उसका पैराशूट अपने आप खुल गया और प्लेन की विंग में जाकर फंस गया। अब ना वो नीचे गिर पा रहा था, ना प्लेन के अंदर लौट पा रहा था। कुछ मिनटों के लिए वो हवा में ही लटका रहा, वो भी करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर। बताया जा रहा है कि क्रू मेंबर ने संभल कर उसे पकड़ने की कोशिश की ताकि वो नीचे ना गिर जाए। छोटी सी गलती और जान भी जा सकती थी। खुशकिस्मती से प्लेन में मौजूद टीम ने काफी कोशिश के बाद उसे वापस अंदर खींच लिया। ये सितंबर में कैन्स के दक्षिण में एक स्टंट के दौरान हुआ था, जिसकी फुटेज ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने 11 दिसंबर को जारी की।